जो फिल्म आने वाली है बहुत जल्दी लोग पसंद करेंगे, लेकिन जो इसका ट्रेलर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो फैमिलीज़ है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाली है। हमने पहले देखी थी नट सम्राट, जिसके अंदर इस तरह की कहानी दिखाई गई थी। थोड़ा सा अगर बताएं हमें फिल्म के बारे में और क्या थॉट प्रोसेस था इस तरह की कहानी लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो कहानी है ये एक सत्य घटना है और ये सत्य घटना हुई थी कुछ 2008 से लेकर के 2012 के बीच में। इस सत्य घटना पर आधारित बहुत सारे राइटर लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से बुक्स लिखे हैं। ऐसे ही एक बुक मेरे पढ़ने में आया था और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा इसमें तो दम है। क्यों दम है? क्योंकि आज के ज़माने में भी वो सब चीज़ें अभी भी हो रही है। आप समझ गए होंगे कि भाई इफ़ यू गूगल दी अबेंडेंट पेरेंट्स करके तो 32,000 के ऊपर केसेस आपको दिखाई देती है। सो मुझे ये लगा कि ये जो कहानी है जिसमें एक लड़का जो यूएस में रहता है वो अपने माँ बाप को एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर, यूं ही छोड़कर, व्हाट वी कॉल एज अबैंडन, उनको छोड़कर वो चला गया। उस वक्त उसे ये नहीं लगा कि भाई ये माँ बाप मेरे माँ बाप है जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने मुझे अच्छी तालीम दी है, जिनकी वजह से मैं आज यूएस जैसे देश में जाकर नौकरी कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ। व्हाट्सो एवर दे हैव गिवन मी द एजुकेशन। सो ये अगर आप नहीं सोचते हो, अगर आपको आपके माँ बाप के प्रति कुछ भी ख्याल नहीं आता है, तो ये क्या मतलब, फिर आपके जीने का भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे मैं कहूँगी। हमारे कुछ ऋण होते हैं, जैसे मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, हमारे गुरु के प्रति भी हमारा ऋण होता है। और जो अपने समाज है, आज आपने देखा होगा साउथ में रजनीकांत जी ने ये कहा है कि मेरी जो संपत्ति है वो मैं ऐसे कामों में लगाना चाहता हूँ जिससे कि समाज में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको उससे मतलब दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट बिकॉज आई हैव बिकम बिग बिकॉज ऑफ देम। सो इसे कहते हैं अपना समाज का ऋण। सो ये सारे ऋण हैं अपने, और ये सारे हमें याद रहने चाहिए। अगर आप इंस्टा देखेंगे तो संजय दत्त जी जब भी एक प्रोग्राम में आए थे तब इन्होंने ये बात कही कि भाई वो तो ड्रग लेते थे, वो इवन जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने ही ये बात कही है, यू कैन सर्व दैट। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब नरगिस जी मतलब बहुत बीमार थी तब उन्होंने उनसे कहा था कि संजू बाबा आके मेरे पास थोड़ा बैठ। बट ही वॉज इन दैट नशा, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। बट आज की डेट में उनका ये लाइन है, आप इंस्टा में सर्च कर सकते हो। उन्होंने ये कहा है कि आज मुझे इस बात से बहुत बहुत दुख होता है कि क्यों मैंने उस वक्त मेरी माँ को 2 मिनट नहीं दिए। आज मेरी माँ नहीं रही है और मैं मतलब ये बोझ तले दबा हुआ हूँ। सो ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो सब उनके जाने के बाद आपको लगेगा तो इसका कोई मूल्य नहीं है। आपको ये माँ बाप का जो ऋण है, जो माँ बाप अपने लिए करते हैं, ये आपको, आप वो जब जिंदा है उस वक्त ही आपको पता चलना चाहिए। कई बार हमने ऐसे देखा है कि भाई बहुत सारे बच्चे माँ बाप से अलग होके रहते हैं। चलो अभी आजकल का ज़माना है कि न्यूक्लियर फैमिली का। बट अगर आप अलग रहते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना पूछो अपने माँ बाप को। कभी एक फ़ोन करके पूछ तो लिया करो कि भाई माँ आप कैसी हो। जैसे गाने का होता है एक लय होती है, वैसे ही एक फिल्म की होती है। और दूसरी बात ये होती है कि वो शुरुआत होती है, फिर इंटरवल, फिर क्रोसेंडो होता है। तो इसलिए उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन काम करते समय मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सिर्फ शब्द ही नहीं बोलते हैं, आपकी आंखें भी बोलती है, आपके हाथ बोलते हैं जो उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो मनोज जी के साथ काम करते हुए इन सारी चीज़ों का मैं उपयोग कर सकती किया है मैंने, ताकि वो भी वैसे ही है कि आँखों से बोलने वाले। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आँखों से बहुत कुछ बोल जाती है, बिटवीन द लाइंस जो होती है वो उसमें बहुत आता है। तो वो करने का चांस मुझे मिला। और बम्बई से बाहर जाके ज़रा शूटिंग किया हमने, जो दापोली में हम लोगों ने शूटिंग किया। तो वहाँ का भी माहौल एक अलग होता है। और वहाँ रियल लोकेशन पे हम लोगों ने शूटिंग किया है। जो घर दिखाया है वो रियल है, और जो टेम्पल दिखाया है या फिर टीटू पे हम लोगों ने शूटिंग किया है,
तो ऐसे जगहों पे जाके जब शूटिंग करते हैं तो वहाँ का जो एक फील होता है, उस घर का जो एक फील होता है, तो वो भी एक अलग होता है। तो उसमें जो बर्तन होते हैं वो भी वहाँ के यूज़ किए हमने, तो बर्तन का भी एक अलग कुछ कहना होता है। तो इन सारी चीज़ों से ये भूमिका बनती है ऐसे मुझे लगता है। और ये साकार करते हुए मुझे बहुत आनंद मिला कि जो इमोशंस भी है, बच्चे के साथ एक अलग रिलेशन है। जो तुषार जो आजकल हिंदी सीरियल में बहुत काम कर रहा है, आर आर के तुषार, राइट? हम्म, तो उसका वैसे नाम है, वो है सुशांत जी शेलार है। जो स्थानिक कलाकार है वहाँ के, जो दापोली में रहते हैं, उन्होंने भी हमारे साथ काम किया है। और वो करते हुए भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि वहाँ का जो एक्सेंट है वो बराबर हम लोगों ने कैच किया है। तो क्योंकि हर जगह का एक अलग अलग एक्सेंट होता है। जैसे हमारे पु ल देशपांडे जी कहते हैं कि एक फर्लांगावरती भाषा बदलते, वैसे हर एक, जैसे बम्बई के अलग मराठी है, पुणे के अलग मराठी है, कोल्हापुर की अलग मराठी है, वैसे कोकण की एक अलग मराठी है। या कुछ ऐसे हो ना ग, ऐसा कुछ हेल होता है। तो वो जो है, और वहाँ के जो हम सब लोग फूडी है, तो मुझसे हाँ, दिखाई देता है, इनसे दिखाई नहीं नहीं देता नहीं कि फूडी ऐसे है। कुछ नहीं तो है, वहाँ खाते हैं, बहुत वहाँ खाते का हैं। वहाँ के जो पानगी है, अम्बोली है, या थालीपीठ है, मोदक है। तो मोदक है, तो वहाँ वहाँ के जो पदार्थ है वो भी खाने का मौका मिला, और वो फिल्म में दिखाया है। ऐसा नहीं किसी में हम लोगों ने खाया, तो वो दिखाया भी है। तो इन सब चीज़ों से वो फिल्म एक बहुत अच्छी बनी है। और वो हर एक को अपनी फिल्म लगेगी। और जो सब्जेक्ट है वो तो अभी बताया कंचन जी ने क्या सब्जेक्ट है। और ऐसा हमारे साथ कभी ना हो, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए पेरेंट्स ने भी, ऐसे मुझे लगता है। जो बच्चों को तो हम शिक्षा देते ही है, अगर बच्चा कहीं इधर उधर हो जाए, फिर भी हम लोग माँ बाप है, तो हमें उनको माफ़ करना है, उनको दूर नहीं करना है। क्योंकि दूर करने से परिस्थिति और भी ख़राब हो जाती है, और समझाने से, समझने से वो नज़दीक आ जाएंगी। और एक मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने शिक्षा दी है, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि दिन में हम तो, जब हमें पार्टी करनी होती है, जब हमें घूमने जाना है, तो हम लोग वक्त निकालते हैं। तो हमारे माँ बाप को सिर्फ एक फ़ोन करना है हमें, और आजकल तो फ़ोन तो हमारे हाथ में रहता है, तो कभी भी हम लोग फ़ोन कर सकते हैं। तो एक फ़ोन करके सिर्फ पूछना है हमें कि तुम कैसी हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ लगा तो मुझे बता देना। बल्कि जैसे कांचन ने कहा, उनको किसी बात की ज़रूरत नहीं होती है, सब होता है। सिर्फ ये संवाद जो होता है, डायलॉग जो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत सुकून देता है उनको। तो और जो भी आज तक जो भी मुझे मिला है, मैं समझती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला है। या मेरे जो आजू बाजू में मेरे मामा है, काकू है, जो भी है, उनके ब्लेसिंग से मुझे ये सब मिला है। या हम लोगों के साथ कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, या कुछ ना कुछ होता है, तो उससे भी हम लोग उभर के आते हैं इन सारी चीज़ों से, इनके ब्लेसिंग से आते हैं। डॉक्टर तो अपना काम करते ही है, लेकिन फिर भी, और जो कॉन्फिडेंस जो मिलता है वो इनसे मिलता है। कॉन्फिडेंस वापस आने का कॉन्फिडेंस इनसे ही मिलता है। माँ बाप ही होते हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं यस। कि भले तुम्हें अभी बिजनेस कर रहे हो लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला, तो माँ बाप अपनी पूंजी होते हैं, वो बच्चों को देते हैं, तुम कर लो, तुम्हें करना है ना, हमारी चिंता मत करो। तो उनको भी ऐसा मौका हमें देना चाहिए कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए हूँ। ये उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे मुझे लगता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार से करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो माँ बाप भी ऐसे नहीं होते हैं कि हाँ तुम सब कर लो, मेरे पास अब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखेगी। और आजकल की जो यंग जनरेशन है, नो डाउट कि पहले जब हम पहले जो होता था कि इतने कंपटीशन नहीं होती थी, इतना हर जगह अभी कंपटीशन है, हर रोज़ आपको प्रूव करना पड़ता है कि मैं ये अच्छा काम करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वैसे हमारे वक्त नहीं था। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आप माँ बाप से वो बोलेंगे कि मेरा अभी अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़े थोड़े दिन आप समझ लेना मुझे, बाद में मैं हूँ आपके लिए, तो वो भी समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हर बात उनसे डायलॉग करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स खड़े नहीं होंगे, और बच्चों ने भी समझना चाहिए। और दूसरी बात
आजकल पेरेंट्स ने भी ये समझना चाहिए कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है, या कायदा क्या कहता है। आजकल सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारे कायदे कानून हो गए, तो वो हमें क्या कहता है उसके लिए भी सतर्क रहना चाहिए। और बच्चों पर जो हम लोग प्यार करते हैं वो अंधा प्यार नहीं होना चाहिए, तो उनको भी ये बता देना चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है, फिर भी तुम्हें हमारा करना है। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। तो ये सॉल्यूशन भी हमारे फिल्म में कांचन जी ने दिया है, ना कि सिर्फ ये बताया कि क्या क्या हुआ है उनके साथ। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो माँ बाप भी उसके लिए जैसे शिक्षा करते हैं हमें, अगर हमसे कुछ भूल हुई या हम लोग गलती कर बैठे, तो हमारी माँ हमें शिक्षा देती है, लेकिन रात को वही हमें अपने पास रहती है। तो वैसा ही है ये। और हमने सॉल्यूशन भी दिया है कि हाँ गलती हुई है, लेकिन माँ बाप भी क्या कर सकते हैं वो भी दिया है। तो ज़रूर हमारी ये फिल्म देखे, और सबको समझ में आ जाएगा सतर्क कैसे रहना है। तो 22 मार्च से हमारी ये फिल्म महाराष्ट्र में पूरी तरह से आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लैंग्वेजेस में भी हमारी ये फिल्म होने या वाली है। हमारी बाय द वे कि- लेट मी टेल यू दैट मेरे ऑलरेडी साउथ के राइट्स गए हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारे लैंग्वेजेस के राइट्स मेरे तो ये इन द प्रॉब्लम तो मेकिंग। यूनिवर्सल है, या तो उसमें से हमें बाहर निकलना है और अपने आप को भी निकालना है। तो आप ज़रूर देखिए, 22 मार्च से है, और हर महाराष्ट्र में तो रिलीज़ हो ही रही है, और थिएटर में ही जाके देखिए। OTT पे कब आएगी उसकी वेट मत इंतज़ार कीजिए, मत कीजिएगा क्योंकि उसका। ऐसा है कि जब आप आज फ्राइडे को लगी है, तो हाँ जाएंगे सोमवार को, ऐसा मत कीजिए। आप फ्राइडे को ही बुकिंग कीजिए, पहले 3 दिन ही आप हाउसफुल कीजिए, तो आगे जाके हमें मल्टीप्लेक्स में थिएटर मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा। तो आप ज़रूर जाइए, और जो हमारा ऋण है आपके ऊपर, वो हमें अच्छा लगेगा आपके ऋण में रहने के लिए। धन्यवाद। मैम, इस तरह की जब फिल्म होती है तो म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जब बिल्कुल। आपके इमोशन लोगों तक पहुंचाने होते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि म्यूजिक किस तरह का होगा और क्या ब्रीफ मिला था, और अगर 2 लाइनें आपकी आवाज़ में हो जाए। ओके। कंचन जी जो कि खुद इतने सालों से इंडस्ट्री में अपना एक मकाम बनाए हुए हैं, जब ऐसी स्टोरी ऐसी स्त्री दिग्दर्शिका से आती है, तब मुझे यकीन है जिस तरह इन्होंने सोचा है, शायद एक मेल डायरेक्टर वुडंट हैव थॉट टू द वे शी हैज़ टेकन द मूवी। एक तो मैंने देखी है मूवी, इसलिए मैं हक से बोल सकती हूँ। द सिंप्लिसिटी इज़ द USP ऑफ द फिल्म। और वो सिंप्लिसिटी करते करते किस तरह वो भयानक रूप लेती है, और वो बहुत इट्स वेरी इंटेंस। इन्होंने मुझे कथा बताई इन दोनों की एक फ्रेम दिखाई मुझे, क्योंकि तब तक आधी फिल्म शूट हो चुकी थी। दापोली का शूटिंग दापोली हो का चुका था शूटिंग हो हमारा, चुका था। मुंबई का और टीटू का बाकी था। तो वो जैसे ही मैंने फिल्म देखी, ये क्या बताना चाह रही है वो एक फ्रेम में इन दोनों ने अपनी आंखों से सब बता दिया। एक्चुअली उस वक्त मेरा रोना हो गया था, मैंने कभी बताया नहीं आपको। वो सब रोना धोना सब वो इमोशंस पहुंच गए मुझ तक, जो शी वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि असं झालं तसं झालं। वो एक फ्रेम ने मुझे कथा बता दी, और किसी भी माँ बाप पर यही गुजरेगी अगर ये चीज़ उनके साथ हो। तो आई रियलाइज्ड कि ये कितनी डीप स्टोरी है और कितनी सच्ची स्टोरी है, और ये कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है एट इन एनी एरा। दिस स्टोरी इज़ बियॉन्ड एनी एरा लिमिट्स। ये पहले होती आ रही है, आज मीडिया थ्रू या इस प्रकार की फिल्म बनी है, तो आज दर्शकों के सामने आई है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो म्यूज़िक में तो होनी ही चाहिए थी। इट वाज माय ऑनर कि उन्होंने मुझे चुना इस गाने के लिए। तो जो गाना बना है वो प्रोसेस जो थी, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल थी प्रोसेस, बिकॉज अपने आप में जो संभाषण होता है, जन्म ऋणाचा भांडला कांडावा सोडव कसा हा गुंतलेला जीव सोसना घाव
सुदेशीकांत राग गाती हूँ. दैव रुसले हसले आले निर्माल्य ओंजळी खेळी जीव घेणी करून गेली आयुष्याची होळी. जन्माघातले विखार वादळ पिसाळ दाही दिशांना सैर भैर नाव सोडव कसा हा गुंतलेला जीव सोसना घाव सोसना घाव सोसना घाव. आप बजा सकते हैं तालियां. थैंक यू सो मच एंड आपको अच्छा लगा जैसे. यस, थैंक यू. थँक यू. थैंक यू. चित्रपट प्रदर्शित होतोय त्याबद्दल बरीच कुतूहल, बऱ्याच चर्चा सुरू आहे. तुमच्या व्यक्तिरेखेबद्दल खूप बोललं जात आहे. मनोज जोशी, सुकन्या कुलकर्णी जिथे जिथे इंटरव्ह्यूला जात आहे तिथे तुषारने खूप सुंदर काम केलेलं आहे, अतिशय गुणी मुलगा आहे असं म्हणतायत. आणि अशा या गुणी मुलाने आई प्रत्यक्षात स्क्रीनवर आई वडिलांना फार छळलंय. तर ती गोष्ट आणि एकंदरीत तुषार या सिनेमाकडे कसा पाहतो? एखादा सिनेमा जेव्हा रिलीज होतो त्यात एक चांगले ॲस्पेक्ट पण असतात आणि वाईट पण असतात. तर बेसिकली कसं आहे, ऑडियन्सने चांगलं आत्मसात करावं, वाईट न करू नये याचा विचार करावा, याचं लक्ष ठेवावं. आता माझं जे कॅरेक्टर आहे दिलीप, त्याच्यामध्ये चांगल्या क्वालिटीज हे आहेत की तो खूप ॲम्बिशियस आहे. त्याला आयुष्यात खूप पुढे जायचं आहे, खूप मोठा व्हायचं आहे, वर जायचं, अमेरिकेत जायचं आहे, जॉब करायचा आहे, मोठा माणूस व्हायचं आहे. ते त्याच्याकडनं घेण्यासारखं आहे. पण ॲट द सेम टाईम आई वडिलांना दुखवून त्याला फरक पडत नाही की तो त्याच्या त्या जर्नीमध्ये त्याचे आई वडील झिजतायत, त्यांना त्रास होतोय, त्याला ते कळत नाही आहे आणि ते चुकीचं आहे. ते कळायला हवं, ते सगळ्यात आधी कळायला हवं. कारण आई वडील हे आपले सगळं सर्वस्व असतात. कारण आई वडील हे आपलं सर्वस्व असतात. त्यांनीच आपल्याला लहानाचं मोठं केलं आहे. आईकडनं आपल्याला एक माया मिळते, प्रेम करायची ताकद मिळते. प्रेम कसं द्यायचं, कोणाचं प्रेम कसं एक्सेप्ट करायचं, इमोशन्स कसे, ते म्हणतात जिव्हाळा कसा, काय असतो जिव्हाळा, ते आपल्याला आईकडनं कळतं. बाबांकडनं आपल्याला मेहनत कशी करायची, स्ट्रॉंग कसं व्हायचं, कधी गिवअप कसं नाही करायचं, डिसिप्लिन राहायचं, फिटनेसकडे लक्ष द्या. म्हणजे हे सगळे बाबा शिकवतात. म्हणजे दोघांचे वेगवेगळे क्वालिटीज आहेत आणि दोघांकडनं आपल्याला काही ना काही शिकून असं काही शिकायला मिळतं. ते सगळं जर आपण एका ठिकाणी सामावलं तर आपण त्याच्याने एक परफेक्ट माणूस, व्यक्तिमत्व क्रिएट होतो. एखाद्याचं परफेक्ट व्यक्तिमत्व क्रिएट होतं. तर बेसिकली त्यांच्याशिवाय आपण कोणीच नाही आहे. या फिल्ममध्ये आपल्याला हे शिकायला मिळेल. हां, दिलीप ने खूप वाईट केलं आहे या फिल्ममध्ये आपल्या आईबाबांबरोबर. कारण तो विचारच करत नाही. तो ओव्हर ॲम्बिशियस आहे. तो एवढा आपल्या ॲम्बिशन्समध्ये वाहून गेलेला मुलगा दाखवलेला आहे की त्याला आपल्या आईवडिलांचं दुःख कळत नाही. आणि मेन म्हणजे बाबांनी किती त्याच्यासाठी काय केलं आहे आणि किती त्यांची जेवढी ऐपत होती तेवढं त्याच्यापेक्षा जास्त केलं आहे. याचं ग्रेटफुलनेस असायला हवं, याचं ग्रॅटिट्यूड असायला हवं बेसिकली. तर हे या फिल्ममधनं आपल्याला शिकायला मिळतं. आणि एखाद्या तरुण मुलींनी हे सगळं घ्यायला पाहिजे या फिल्ममधनं, असं मला वाटतं. प्रत्यक्षात तू इंजिनिअरिंग केलेलं आहे आणि यातली व्यक्तिरेखा सुद्धा इंजिनियर झालेली आणि अमेरिकेला जाण्याचं जे त्याचं स्वप्न आहे त्याचं सिनेमात तर साकार झालेलं आहे. तू ज्या वेळेला इंजिनियर झालास त्यावेळेला तुझ्या समोर काय हे होतं आणि मग तू या क्षेत्रामध्ये आलास त्यानंतर पदवी घेतल्यानंतर काय आहे
याच्या मागची गोष्ट? वेल मी खरं म्हटलं तर माझ्या बाबांमुळे इंजिनियर झालो. आणि कारण मला त्यांच्या विजनमध्ये जोपर्यंत मी बिलीव्ह केला नसता मी इंजिनियर झालोही नसतो. माझ्या बाबांना हवं होतं की मी चांगलं शिक्षण करावं, चांगलं शिकावं, नंतर तू काही कर बाबा म्हणाले. पण आधी शिक, आधी चांगला शिक, आपलं इंटलेक्ट चांगलं कर. मी असं म्हणत नाही की बाकी क्षेत्रात इंटलेक्ट होत नाही चांगलं, पण प्रत्येक क्षेत्राचं एक वेगळं वेगळं इंटलेक्च्युअल कॅपॅसिटी असते. डॉक्टर एक वेगळा इंटलेक्च्युअल असतो, इंजिनियर एक वेगळा इंटलेक्च्युअल असतो, कॉमर्स ग्रॅज्युएट एक वेगळा इंटलेक्च्युअल असतो, ज्याला पैशांचं नॉलेज असतं, फायनान्शियल नॉलेज असतं. तर बाबांना हवं होतं की मी इंजिनियर व्हावं. काय माहिती नाही, आता बाबांनी काहीतरी बघितलं असेल माझ्यामध्ये की मी इंजिनियर होऊ शकतो, मी झालो इंजिनियर. पण आता स्वप्न होतं ते ॲक्टिंग करायचं. मी 10वीत असताना हे स्वप्न बघितलं, मला ॲक्टर व्हायचं आहे, काहीही करून ॲक्टर व्हायचं. हां, प्लीज 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 हा सिनेमा 22 मार्च 2024ला तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात रिलीज होतो आहे. जाऊन बघा, अख्ख्या कुटुंबाबरोबर जाऊन बघा आणि एन्जॉय करा आणि भरभरून आम्हाला प्रतिसाद द्या. थँक्यू सो मच.